ठीक है, देखो, सुप्रभात। आज हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा समास है? कर्मधारय समास। कर्मधारय समास जो है, कर्मधारय समास और द्विगु समास, ये दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। कर्मधारय समास और द्विगु समास ये दोनों तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आते हैं। अर्थात तत्पुरुष समास के भेद हैं कर्मधारय और द्विगु। तो उसमें से पहले हम कर्मधारय समास को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ चुके थे कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तो तत्पुरुष समास ये होता है, प्रायः उत्तरपद प्रधानः तत्पुरुषः, मतलब प्राय लगभग क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी राइट साइड का जो वर्ड्स होता है, परपद जो होता है, वही प्रधान होता है तत्पुरुष समास में। और तत्पुरुष समास में उसका जो पूर्व पद होता है, उस विभक्ति का लोप हो जाता है। इसके बारे में हम पढ़े थे, ये तत्पुरुष समास है। जैसे कि राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः, तो इसमें पुत्रः प्रधान है, उत्तर पद, और उसका जो पहला पद है वो राज्ञः, उसका विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो राज्ञः जो है उसका मूल शब्द होता है, यानी विभक्ति लोप होने से क्या बचेगा, मूल शब्द बचेगा। तो मूल शब्द बच जाता है राज, तो हो जाता है राजपुत्रः, राज्ञः पुत्रः राजपुत्रः होता है। तो अब हम कर्मधारय समास के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, देखो। तो इसमें इसका परिभाषा ये होता है, परिभाषा, जब तत्पुरुष समास के दोनों पदों में, तत्पुरुष समास के दोनों पदों में एक ही विभक्ति, क्या है, एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है। ठीक है, जब तत्पुरुष समास के दोनों पद, मतलब पूर्व पद और उत्तर पद, दोनों पद जब क्या होता है, एक ही समान, ठीक है, एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति, एक विभक्ति यानी समान, चाहे एक प्रथमा विभक्ति हो चाहे द्वितीय विभक्ति हो, तो दोनों विभक्ति क्या होंगे, समान होंगे। जब दोनों विभक्ति समान होंगे तब क्या होता है, तब वह समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। क्या होता है, वह समानाधिकरण तत्पुरुष, मतलब जब दोनों विभक्ति सेम हो जाती हैं तब समानाधिकरण, समान तो समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहलाता है। और वह जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, जो समानाधिकरण तत्पुरुष होता है, यही क्या है, यही इसी समास को ही कर्मधारय नाम से, ठीक है, तो इसी समास को ही कर्मधारय नाम से जाना जाता है। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, ठीक। तो इसको ही कर्मधारय समास कहते हैं। इस समास में साधारणतया पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। इस समास में क्या होता है, साधारणतः मतलब जनरली, जनरल क्या होता है, पूर्व पद विशेषण होता है। ये तो होता है, किसी वाक्य में भी ये होता है कि पूर्व पद जो होता है वो संस्कृत में विशेषण होता है, और उसका जो उत्तर पद होता है, जो राइट साइड पद होता है, वही विशेष्य होता है, यानी नाउन होता है। ठीक है, विशेषण मतलब एडजेक्टिव होता है, देन राइट साइड वर्ड्स इज नाउन होता है, यानी विशेष्य होता है। इतना समझ में आया? ठीक है, तो तत्पुरुष समास में ये था कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, और जो पहला पद होता है उसका विभक्ति का लोप हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि पहला पद जो है वो किसी भी विभक्ति में होता है, प्रथमा द्वितीया तृतीया, और उसके हिसाब से जो राइट साइड वर्ड होता है वो अलग विभक्ति होती है, ये तत्पुरुष समास में। लेकिन कर्मधारय में समास में क्या होता है, कर्मधारय समास में ये होता है कि दोनों पदों में एक ही विभक्ति अर्थात समान विभक्ति होती है। कर्मधारय समास में ये होता है कि एक ही विभक्ति, मतलब नीलम उत्पलम नीलोत्पलम, नीलम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, उत्पलम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, तो विभक्ति दोनों सेम हो गया, तो नीलम उत्पलम नीलोत्पलम ये होता है। और ये जो इसी समास को ही क्या कहते हैं, समानाधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। दोनों विभक्ति समान होने की वजह से ये समानाधिकरण तत्पुरुष समास होता है। इस समास को, और जो ये समानाधिकरण तत्पुरुष है, यही समास क्या कहलाता है, कर्मधारय नाम से जाना जाता है। इस समास में साधारणतः पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद जो है फर्स्ट वर्ड इज एडजेक्टिव, देन सेकंड वर्ड इज नाउन होता है, यानी विशेष्य होता है। तो इतना समझ में आया कर्मधारय समास। उसका उदाहरण देखने से अब पूरा समझ में आ जाएगा। एक उदाहरण देखते हैं। देखो पूरा ऊपर है नीलम कमलम, ठीक है, नीलम प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है, नीलम प्रथमा विभक्ति एक वचन। उसके बाद क्या है, कमलम, ये भी कमलम जो है ये भी प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। तो ये प्रथमा विभक्ति, ये प्रथमा विभक्ति, ये एक वचन, ये एक वचन, तो दोनों समान हो गए, तो ये समानाधिकरण समास हुआ। तो समानाधिकरण समास को ही क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। तो ये हो गया नील कमलम, नीलम कमलम नील कमलम। अब इस विभक्ति का फिर लोप हो गया। ये जो नीलम था, पहला पद का हमेशा क्या होता है समास में, पूर्व पद का विभक्ति का लोप होता है। तो नीलम जो है वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन है, तो विभक्ति पूरा लोप हो जाएगा। तो विभक्ति लोप होने से क्या बचेगा, उसका जो मूल शब्द है, मूल शब्द ही बचेगा। तो मूल शब्द क्या होता है, नील होता है, नील। तो बच गया नील, तो कमलम, नीला कमलम। समझ में आया। अब देखो इस उदाहरण में नीलम कमलम इन दोनों पदों में समान विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति है, ठीक है। दूसरा लाइन देखो, जो दूसरा लाइन है, इस उदाहरण में, इस उदाहरण में नीलम कमलम इन दोनों पदों में, इन दोनों पदों में समान विभक्ति अर्थात प्रथमा विभक्ति है, दोनों क्या है, प्रथमा विभक्ति में है। यहां नीलम पद क्या है, विशेषण है। पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, एडजेक्टिव। अर्थात नीलम जो है, यही नीलम पद क्या है, विशेषण है, एडजेक्टिव हो गया। और कमलम, जो कमलम है यह क्या है, यह पद विशेष्य पद है, ठीक है, यह पद क्या है, विशेष्य है। इसलिए यह कर्मधारय समास है, इसलिए यह क्या है, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, कर्मधारय समास संस्कृत एग्जाम्पल्स है, देखो उदाहरण दिए गए हैं। इसके उदाहरण निम्नलिखित हैं, अर्थात नीचे लिखे गए हैं। विशेषण विशेष्य कर्मधारय विग्रह समास। तो यहाँ क्या है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय, जैसे कि यहाँ ये हुआ विशेषण और विशेष्य। तो विशेषण यहाँ था नीलम और विशेष्य था कमलम, तो नीलम कमलम समस्त पद बन गया नीला कमलम। तो इसके हिसाब से आप इस तरीके से और कोई उदाहरण दिए गए हैं नीचे, तब हम इसको देखते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर दिया गया है, ऊपर मतलब जो उदाहरण दिए गए हैं, देखो मैं दिखा रहा हूँ। इसमें देखो पीतम, पीतम
अंबरम इति पीतांबरम। क्या है? पीतम अंबरम इति पीतांबरम। तो पीतम में कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। अंबरम में क्या है? प्रथमा विभक्ति है, एक वचन है। तो पीतम अंबरम इति पीतांबरम। तो पीतम जो था, उस पीतम का क्या हो गया? विभक्ति का लोप हो गया। पूर्व पद का विभक्ति का लोप होता है, तो पीतम का विभक्ति लोप होने से बचेगा मूल शब्द पीत। उसके बाद अंबरम, तो पीत प्लस अंबरम जोड़ देने से फिर क्या बन जाएगा? पीतांबरम। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। रक्तम कमलम। क्या है? रक्तम कमलम इति रक्तकमलम। रक्तम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, कमलम प्रथमा विभक्ति एक वचन है, इति ऐसा क्या है? रक्तकमलम है। तो रक्तम प्रथमा विभक्ति एक वचन है और कमलम प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो पूर्व पद का विभक्ति का लोप होता है, जो पहला पद होता है, तो पहला पद क्या है? रक्तम है। तो रक्तम शब्द जो है, पद है, इस पद के विभक्ति का लोप होने से रक्त बचेगा। मूल शब्द क्या हो जाएगा? रक्त। तो रक्त प्लस कमलम, रक्त कमलम। नेक्स्ट उदाहरण। वीरः पुरुषः इति। अच्छा, यहाँ इत हो गया है, ये इति होगा, ठीक है। वीरः पुरुषः इति वीरपुरुषः। वीरः पुरुषः इति वीरपुरुषः। तो वीरः प्रथमा विभक्ति एक वचन है, पुरुषः प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तो वीरः जो है उसका विभक्ति का लोप हो जाएगा। पूर्व पद का विभक्ति का लोप होने से क्या बचेगा? वीर, विसर्ग हट जाएगा। उसके बाद पुरुषः, तो जोड़ दिया जाएगा वीर पुरुषः। उसके बाद नेक्स्ट उदाहरण है दीर्घा रज्जु। क्या है? दीर्घा रज्जुः इति दीर्घरज्जुः। दीर्घ रज्जुः। तो इसमें देखो, दीर्घा स्त्रीलिंग है, ये रज्जुः स्त्रीलिंग है। तो दीर्घा रज्जुः, दीर्घा जो है उस विभक्ति का लोप हो जाएगा। तो दीर्घा का मूल शब्द है दीर्घ। दीर्घ से दीर्घा बना है ना, तो मूल शब्द दीर्घ है, तो दीर्घ बचेगा। जोड़ देने से दीर्घ रज्जुः। कुत्सितः राजा इति। अब देखो नेक्स्ट उदाहरण। कुत्सितः राजा इति कुराजा। कुत्सितः राजा इति कुराजा। कुत्सितः मतलब जो खराब है, जो गुस्सा करने वाला है, कुत्सित है। राजा इति कुराजा, जो कुत्सितः है, कुत्सितः का यहाँ क्या बचा है? कु बचा है, ठीक है, कु बचा है। तो यहाँ कुराजा हो गया। कुत्सितः राजा कुराजा। महान पुरुषः इति महापुरुषः। श्वेतं वस्त्रम इति श्वेतवस्त्रम। श्वेतं वस्त्रम इति श्वेतवस्त्रम। अनन्तरम उन्नतः वृक्षः इति उन्नतवृक्षः। उन्नतः वृक्षः इति उन्नतवृक्षः। अनन्तरं सुन्दरः बालकः इति सुन्दरबालकः। एकः पुरुषः इति एकः पुरुषः। एकपुरुषः, एकः पुरुषः इति एकपुरुषः। तो इस तरीके से कर्मधारय समास होता है। कर्मधारय समास समझ में आया? ओके, वेरी गुड। अब देखो नेक्स्ट कौन सा समास आता है, देखते हैं। अच्छा, इसमें देखो द्विगु समासः है ना। मैं क्या बताया था?
तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। तो कर्मधारय समास के बारे में पढ़ चुके हैं अभी अभी। तो अब आते हैं द्विगु समास के अंतर्गत। तो द्विगु समास क्या कहलाता है, इसकी परिभाषा क्या है, क्या कहते हैं द्विगु समास में, तो यहाँ बताता है संख्या पूर्वो द्विगु। संख्या, संख्या का मतलब क्या है, नंबर। संख्या क्या है, नंबर। पूर्वः, पूर्वः का मतलब क्या है, पहले। तो पहला क्या होगा, संख्या होगा। ठीक है, पूर्व संख्या, संख्या पूर्व जो दिया गया है इसको अन्वय करने से हो जाएगा पूर्वः संख्या द्विगु। मतलब पहला जो संख्या होगा किसी भी समास में, अगर पहला संख्या पद आता है, एकम, पंच, नव, दश, इस तरीके से, जैसे कि पंचदिनम, पंचानां दीनानां समाहारः पंचदिनम, नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रिः। तो देखो पंचदिनम नवरात्रिः, इस पद में क्या आ रहा है, पहले पहला वर्ड संख्या पद आ रहा है। तो संख्या पद आ रहा है मतलब ये जो नियम बताया गया है, संख्या पूर्वो द्विगु, मतलब पूर्व पद में अगर संख्या पद होगा तो इसमें द्विगु समास होगा। ठीक है, पहला पद अगर संख्या पद आता है तो उसमें द्विगु समास होता है। इतना समझ में आया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इस पाणिनीय सूत्र के अनुसार, पाणिनीय सूत्र, पाणिनि का नाम सुने हो, पाणिनि जो है वो अष्टाध्यायी नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा है। ठीक है, पाणिनि एक लेखक हैं, पाणिनि, जो कि एक संस्कृत के एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखे हैं, जो ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। क्या है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्यों है, क्योंकि उस ग्रंथ में 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं, तो उसके हिसाब से अष्टाध्यायी नाम रखे हैं। तो पाणिनीय सूत्र के अनुसार जब कर्मधारय समास का पूर्व पद, पाणिनीय सूत्र में जब कर्मधारय समास का पूर्व पद संख्यावाची तथा उत्तर पद संख्यावाचक होता है। ठीक है, तो कर्मधारय समास में कर्मधारय समास का पूर्व पद क्या होता है, संख्या पद अगर होता है, और उत्तर पद जो होता है वो होता है संज्ञावाचक होता है। संज्ञावाचक का मतलब होता है नाउन, यानी विशेष्य पद होता है, तब वह द्विगु समास कहलाता है। तब कौन सा समास कहलाता है ना, द्विगु समास कहलाता है। यह समास प्रायः समूह अर्थ में होता है, और यह समास यानी जो कौन सा समास, ये जो द्विगु समास है, ठीक है, ये जो द्विगु समास है, ये द्विगु समास, इस समास प्राय समूह अर्थ में होता है। समूह अर्थ मतलब क्या है, ग्रुप, है ना, मीनिंग ऑफ ग्रुप, एक ग्रुप का अर्थ को समझाता है। समूह अर्थ मतलब पूरे ग्रुप को जब समझाता है तब क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे कि पंचानाम दिनानाम समाहारः, 5 दिनों का जो ग्रुप है वो 5 दिन है, पंचदिनम है। 9 दिनों का जो रात्रि है, 9 दिनों के रात्रि का समाहार है ना, ग्रुप ऑफ 9 डेज, ग्रुप ऑफ 9 डेज। तो 9 दिनों के जो ग्रुप है वही नवरात्रि है। तो यहाँ ग्रुप के अर्थ में आया, समूह अर्थ में आया, तो समूह अर्थ में होता है द्विगु समास। पहला पद होता है संख्या पद, ये समझ में आया, और ये ग्रुप के अर्थ में होता है, तो ऑटोमेटिक ये आ जाएगा। अब देखते हैं समस्त पद सामान्य रूप से क्या दिया गया है, समस्त पद। समस्त पद कब होता है, जब पूरा जुड़ जाता है ना, जब पूर्व पद उत्तर पद दोनों मिल जाता है तब समस्त पद बनता है। तो समस्त पद क्या होता है, सामान्य रूप से,
सामान्य रूप से नपुंसक लिंग के एक वचन। कौन सा लिंग धारण करता है? नपुंसक लिंग के एक वचन। जैसे कि पंचदिनम नपुंसक लिंग हुआ। जैसे कि नवरात्रि, रात्रि ही होता है, लेकिन जब रात्रि दीर्घ ई की मात्रा तब वहां नपुंसक लिंग में आ जाता है। और कभी कभी क्या होता है, स्त्रीलिंग में, जैसे कि नवरात्रि है, क्षम्यताम, जैसे कि नवरात्रि है तो उसमें स्त्रीलिंग बन जाता है। नवानाम रात्रीणाम समाहारः नवरात्रि, दीर्घ ईकारांत है तो दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग में होता है। ठीक है, तो ये स्त्रीलिंग के एक वचन भी होते हैं। देखो, तो नपुंसक लिंग में होते हैं और कभी कभी स्त्रीलिंग के एक वचन। देखो, नपुंसक लिंग में कब होंगे? जैसे कि जैसे कि पंचदिनम, सप्तदिनम, अहोरात्रम, ऐसा कुछ मतलब जब सुनाई देगा तब नपुंसक लिंग का प्रयोग होगा। और जब दीर्घ ई की मात्रा, जैसे कि पंचवटी, पंचानम बटानम समाहारः पंचवटी, पंचान नवानाम रात्रीणाम समाहारः नवरात्रि, तो ये स्त्रीलिंग में होगा। जब दीर्घ ई की मात्रा है तब वहां स्त्रीलिंग के एक वचन है। इसके विग्रह में, अब आगे बढ़ते हैं, इसके विग्रह में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसके विग्रह वाक्य में क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है? षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। षष्ठी विभक्ति का हुआ कि नहीं? जैसे कि पंचानाम, पंच शब्द के षष्ठी बहुवचन पंचानाम, नव शब्द के षष्ठी बहुवचन नवानाम, तो हुआ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसका उदाहरण दिए गए हैं, उदाहरण देखने से अब पता चल जाएगा। अब देखो, द्विगु समास के उदाहरण, इसके उदाहरण दिए गए हैं नीचे। जैसे कि सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति सप्तदिनम। क्या है? सप्तानाम यानी 7 दिनों के, दिनानाम दिनों के, समाहारः, समाहारः का मतलब क्या है? ग्रुप, जो समूह अर्थ, ग्रुप। सप्तानाम दिनानाम समाहारः मतलब 7 दिनों के ग्रुप। ऐसा क्या है? 7 दिन है, 7 दिन तक, मतलब सप्तानाम दिनानाम समाहारः इति सप्तदिनम, ये ग्रुप हो गया, समस्त पद हो गया ये। उसके बाद देखो, त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवनम। त्रयाणाम अर्थात तीनों का, क्या है? क्या तीनों का है? भुवनों का। भुवनानाम मतलब भुवन, जो स्वर्ग मर्त्य पाताल है, 3 भुवन, स्वर्ग मर्त्य और पाताल। तो त्रयाणाम भुवनानाम समाहारः इति त्रिभुवनम, यानी 3 भुवनों का समाहार, 3 भुवनों का जो ग्रुप है वही क्या है? त्रिभुवन है। नेक्स्ट उदाहरण है, पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति पंचपात्रम। क्या है? पंचानाम पात्राणाम समाहारः इति पंचपात्रम मतलब 5 पात्रों का समाहार। कैंडिडेट, पात्र मतलब कैंडिडेट, तो 5 कैंडिडेट लोगों का, 5 जनों का, 5 पात्रों का जो समाहार है वही होता है पंचपात्रम। अब देखो, पंचानाम रात्रीणाम समाहारः इति पंचरात्रम। पंचानाम रात्रीणाम समाहारः पंचरात्रम, 5 रात्रों का समाहार पंचरात्रम। चतुर्णाम युगानाम समाहारः इति चतुर्युगम। चतुर्णाम युगानाम मतलब 4 युगों का समाहार, जो 4 युगों का जो समाहार है वह चतुर्युगम है। जैसे कि 4 युग क्या क्या है? त्रेतया युग, द्वापर युग, कली सत्य युग, कली युग, है ना? ये होता है 4 युग।
तो चतुर्नाम युगानाम समाहारः चतुर्युगम। उसके बाद आता है सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः इति सप्तर्षिः। क्या है? सप्तानाम ऋषीणाम समाहारः इति सप्तर्षिः, मतलब 7 ऋषियों का समाहार। क्या है? 7 ऋषियों का समाहार जो है वो सप्तर्षि है। उसके बाद और एक उदाहरण है, सप्तानाम अहानाम समाहारः इति सप्ताहः। सप्तानाम अहानाम, सप्तानाम मतलब सातों का। क्या सातों का? अहानम, अहानम मतलब होता है दिनों का। अहानम मतलब दिनों का। 7 दिनों का समाहार जो है वही क्या होता है? वही सप्ताह होता है। 7 दिनों के समाहार को सप्ताह कहते हैं, वीक कहते हैं। सप्त प्लस अहन है ना, सप्त प्लस अहन सप्त सप्ताह होता है। समझ में आया ये? अच्छा, और कहीं कहीं होता है द्विगु समास, इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है। द्विगु समास कहीं कहीं क्या होता है? दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है। क्या होता है? दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में भी होता है। तो दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग में जब होता है तब क्या होता है? देखो यहाँ पंचानाम वटानाम समाहारः इति पंचवटी। क्या है? पंचानाम वटानाम समाहारः इति पंचवटी। तो यहाँ 5 वटों का समाहार जो है वही पंचवटी है। वटा मतलब जानते हो? वट वृक्ष। पंचवटम पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहारः पंचवटी, पंचवटी वनम कहते हैं इसलिए। उसके बाद अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी। अब मैं बताया था पाणिनि ने लिखा है बहुत बड़ा ग्रंथ, जो कि उसका नाम, उस ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी। तो अब आ गया यहाँ अष्टाध्यायी। देखो, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः इति अष्टाध्यायी। तो 8 अध्यायों का जो समाहार है वही क्या है? अष्टाध्यायी है। और क्या है? उदाहरण है देखो, त्रयाणाम लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकी। 3 लोगों का समाहार त्रिलोकी। त्रयाणाम तीनों का, लोकानाम समाहारः इति त्रिलोकी। देखो त्रयाणाम जो है, त्रयाणाम इसका मूल शब्द क्या है? त्रि है। इसका मूल शब्द त्रि है, तो इसलिए त्रिलोकी हुआ। अब अष्टानाम शतानाम समाहार, सप्तानाम शतानाम समाहारः। देखो, सप्तानाम शतानाम समाहारः इति सप्तशती। सप्तानाम मतलब 7, शतानाम, शतम मतलब कितने हैं? 100, यानी 700 का जो समाहार है, 700 का जो समाहार है वही क्या है? सप्तशती है। तो ये सब स्त्रीलिंग में प्रयोग हो रहे हैं। देखो दीर्घ इकारांत वाला शब्द है ये पंचवटी, यहाँ है अष्टाध्यायी दीर्घ इकारांत है, यहाँ है त्रिलोकी दीर्घ इकारांत है। उसके बाद यहाँ है सप्तशती दीर्घ इकारांत है। उसके बाद एक उदाहरण है, शतानाम अब्दानाम समाहारः शताब्दी। शतानाम अब्दानाम समाहारः, 700 के अब्दों का जो समाहार होता है वही शताब्दी होता है। उसके बाद नवानाम रात्रीणाम समाहारः इति नवरात्रि। नवानाम यानी 9, रात्रीणाम रात्रियों का, 9 रात्रों का जो समाहार है वही, समाहार मतलब ग्रुप, वही। तो नवरात्रि, यहाँ भी दीर्घ इकारांत है, ये स्त्रीलिंग में है। ठीक है, दीर्घ इकारांत जो शब्द हैं ये सारे स्त्रीलिंग में प्रयोग हुए हैं। उसके बाद पंचानाम पदानाम समाहारः इति पंचपदी। 5 पदों का जो समाहार है वही पंचपदी है।
ये समझ में आया पूरा? ओके, वेरी गुड, धन्यवाद।